हेलो दोस्तों। अगर आप राजभाषा अधिकारी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो 2020 के बाद से मतलब अभी नाबार्ड का है, इसके बाद आने वाले क्रमशः किसी भी एग्ज़ामिनेशन का अगर राजभाषा अधिकारी का इंटरव्यू होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपसे चांसेस रहेंगे कि त्रिभाषा सूत्र को ज़रूर पूछा जाए। त्रिभाषा सूत्र अभी कोई नया नहीं बल्कि बहुत पुराना एक मामला है। और यह क्या पृष्ठभूमि रखता है, क्या है इसका मतलब, यह एक दृष्टि आईएएस का बहुत अच्छा विश्लेषण पेज है। मैं आपके सामने इसको डिक्टेट करता जाऊंगा और जहाँ पे महत्वपूर्ण होगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यह त्रिभाषा सूत्र का मतलब जनरली होता क्या है कि एक ऐसा मसौदा तैयार करना, एक ऐसी पृष्ठभूमि रखना कि उत्तर भारतीय लोग कोई दक्षिण की एक लैंग्वेज सीखें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, वहीं पे साउथ इंडियन लोग अपनी कोई एक जो मातृभाषा रहेगी उसके अलावा इंग्लिश के साथ वो हिंदी भी सीखें। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था। तो अब चलिए मैं इसे डिक्टेट करता जाता हूँ एंड जहाँ पे भी कहीं लगेगा कि ये बात समझनी चाहिए वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र को तमिलनाडु समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने खारिज कर दिया है। और यह आरोप लगाया है कि त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। हिंदी भाषा की बाध्यता के विरुद्ध कई दशक पूर्व हुए शक्तिशाली आंदोलन के बाद तमिलनाडु में द्विभाषा नीति टू लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाया गया था। दोस्तों, यहाँ पे संस्कृतिकरण का जो विरोध चल रहा है तो तमिल्स का मानना ये है कि उनकी जो तमिल लैंग्वेज हो संस्कृत से भी प्राचीन है। अगर हम रियलिटी की बात करें तो संस्कृत और जो तमिल है वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट या आसपास ही है, लेकिन जो प्रमाण बोलते हैं वो संस्कृत को ज़्यादा पुराना दिखाता है। क्योंकि जो तमिल के रचयिता हैं, जो अगर आप तमिल लिटरेचर पढ़ेंगे तो जो तमिल के रचयिता हैं उनके बारे में वर्णन संस्कृत ग्रंथ में ऑलरेडी मिलता है, इसीलिए हम संस्कृत को ज़्यादा पुराना बोल सकते हैं। लेकिन तमिल्स लोग तमिल को ज़्यादा पुराना मानते हैं। 2019 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा ड्राफ्ट पेश किया गया था तब भी दक्षिण भारतीय स्कूलों ने, राज्य के स्कूलों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था। नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र के निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र पर बल देने का निर्णय लिया गया है। इस नीति ने संपूर्ण भारत में त्रिभाषा सूत्र की उपयुक्तता पर फिर से प्रारंभ कर दिया है। तो दोस्तों, अब त्रिभाषा सूत्र 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात करता है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कई सारी समितियां बन चुकी और हिंदी को सबसे पहले 1968 में एक आधिकारिक रूप दिया गया था कि हिंदी को कंपल्सन किया जाएगा स्कूल्स में पढ़ाने का। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 जो कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में बोलता है। और द्विभाषा सूत्र माध्यमिक शिक्षा आयोग डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदलियर 1955 में दिया गया, जिसमें अंग्रेजी व अन्य भाषा को इन 2 भाषा हिंदी के साथ रखा गया। कोठारी आयोग की सिफारिश जो थी 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसका विरोध तमिलनाडु में काफ़ी हुआ था, जिसमें काफ़ी दंगा भी हुआ था। अब दोस्तों, जो त्रिभाषी सूत्र है उसके तहत जो पहली भाषा रहेगी वो मातृभाषा रहेगी। अगर मान लीजिए कोई तमिल का है तमिलनाडु को तो उसकी तमिल रहेगी, कर्नाटका है तो कन्नड़ रहेगी। लेकिन दूसरी भाषा उसकी
हिंदी या अंग्रेजी होगी। इसी तरह से तीसरी जो भाषा है उसमें अंग्रेजी या हिंदी होगी। इसी तरह से अगर कोई नॉर्थ का है जहाँ हिंदी उसकी मातृभाषा है या प्रारंभिक भाषा है, तो उसे कोई आधुनिक भाषा प्लस इंग्लिश उसे सीखना अनिवार्य रहेगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं साउथ वालों को लगा कि हिंदी का जो नॉलेज है, हिंदी का जो प्रसार प्रसार है, वो उन पे थोपा जा रहा है, कंपल्सन उनको किया जा रहा है। दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो दक्षिण में हिंदी का विरोध है, वह स्वतंत्रता से पूर्व ही हो चुका था। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथ में आई थी, जिन्होंने हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपना विचार व्यक्त किया था। अप्रैल 1938 मद्रास प्रेसिडेंस के लगभग 125 माध्यमिक स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पर लागू कर दिया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। तमिलों में इस निर्णय के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया दिखी और जल्द ही इसके विरोध में एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। अन्नादुराई ने इस आंदोलन को अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करने का उपकरण बना लिया। यह आंदोलन लगभग 2 वर्षों तक चला। तो आपको अन्नादुराई का नाम याद रखना है, ये स्टार्टिंग में लीड किए थे। इसके बाद पेरियार का भी नाम इसमें काफ़ी आता है। ब्रिटिश शासन ने यहाँ पे दोस्तों समाप्त की हिंदी की अनिवार्यता। तो राजगोपालाचारी के इस्तीफे के साथ ही हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से आए दिनों हिंदी का विरोध होता रहा, यहाँ तक कि अब भी होता है। अब ये जो DMK पार्टी है, ये एक ब्रांच निकली थी जो कि पेरियार द्वारा स्थापित एक पार्टी थी। रीमैरिज की वजह से उनका ऐसा ये हुआ है। और DMK ने भी काफ़ी विरोध किया है। आप इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि तमिलनाडु में 1968 के बाद द्विभाषा जो नीति को अपनाया था, उसमें तमिल और अंग्रेजी को इन्होंने महत्वता दी है। दोस्तों, 1968 का जो आंदोलन हुआ था इस समय पे, उसके बाद से कांग्रेस कभी भी वहाँ आगे नहीं आ पाई थी। कांग्रेस कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाई तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में हिंदी का जो प्रसार प्रसार है उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि करंट सिनेरियो कुछ ऐसा है कि साउथ इंडिया में हिंदी के प्रचार प्रसार को लेके CBSE स्कूलों में जो स्वैच्छिक रूप से चलाई जा रही उनमें वृद्धि हुई है। और जो दक्षिण भारत का हिंदी केंद्र है वो भी मद्रास में स्थित है। अब बात करेंगे हम भाषा संबंधी संवैधानिक जो प्रावधान हैं अपने भारतीय कानून में, उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है, जिसमें स्वयं की विशिष्ट भाषा लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का बात कहा गया है। अनुच्छेद 343 में जो भारत की आधिकारिक भाषा है उसे हिंदी और देवनागरी लिपि में होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और अंग्रेजी को 15 वर्ष के बाद तक इसको इरेज करने की बात कही गई थी, उसे हटाने की बात कही गई थी। अनुच्छेद 346 में राज्यों और संघ के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा की बात की गई है और अधिकृत भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे हिंदी के बारे में भी काफ़ी जोर दिया गया है। और 346 में बोला गया है कि अगर दो राज्य सहमत हो जाते हैं तो वहाँ पे जो संचार रहेगा वो हिंदी का माध्यम ही बनेगा। 347 में बात बोली गई है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी जन सामान्य के जो भाषा रहेगी उसको वो एक भाषा का दर्जा दे सकते हैं, जिससे कि उनके भाषा को संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। ऐसा राष्ट्रपति लोगों के चाहने के बाद अगर उचित प्रावधान पाते हैं, उचित कारण पाते हैं, तो ऐसा विनिर्दिष्ट कर पाएंगे और शासन के द्वारा मान्यता उनको दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। 350 का ए जो है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है, जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। वहीं पे 350 बी की अगर बात करें तो जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा के तौर पे बताया गया है। इनके लिए एक अधिकारी नियुक्त रहेगा जो कि रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करता रहेगा राष्ट्रपति को, और जैसा भी रहेगा वो उस पर अपनी तात्कालीन रिपोर्ट सौंपेंगे। तो इन फाइनल दोस्तों, अगर आपसे त्रिभाषा सूत्र के बारे में अगर राय पूछी जाए तो जो हमें
इसकी राय है ये सबसे अच्छी लग रही है कि ये भाषाई अंतर को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता में वृद्धि की ये बात करता है, विचार रखता है। वहीं पे अगर तमिलनाडु की बात करें तो राज्यों से अपनी भाषा नीति अलग रखते हुए भी उसने राष्ट्रीय विचार है, यहाँ की समृद्धि है, उसको बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। तो कहीं ना कहीं इसे एक थोपने इम्पोज करने के अलावा हमें इस पे सोचने विचारने की भी आवश्यकता है, ऐसा हमारा उत्तर होना चाहिए। इंटरव्यू में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 2020 और 21 का जो इंटरव्यू होगा उसमें ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर कोई भी इसमें नया अपडेट आता है तो वो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये आप यकीन मानिएगा जो भी इंटरव्यू होने वाला है इसमें ये पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम राजभाषा के अतिरिक्त और भी जो भी सिलेबस है हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ बनिएगा। थैंक्स और दोस्तों।